जैसे कुछ बच्चों का क्यूरी था ना कि मैडम से बोला होगा कि सर ने वो बीच में चैप्टर छोड़ा है, वो बीच में नहीं है बेटा, इतना ही करेंगे यहाँ पर अभी। अभी हमें इतना ही करना है, जो प्रॉपर्टी जैसे लिथियम मैग्नीशियम इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो जो हम एस या पी ब्लॉक करते हैं तो उसके अंदर आएगा बेटा। ठीक है ना, वो हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है, तो वो इसी तरीके से करना है, नहीं तो सारा कुछ यही हो जाएगा, तो ये एक ही चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट हो तो अभी बात करना मेरे साथ। सुन रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, कोई स्टूडेंट था ना, वो क्लियर हो सकता है बेटा, अभी पूछ ले उसको क्या लग रहा है, कोई डाउट आ रहा है कि सर वो सर ने बीच में चैप्टर छोड़ दिया, कोई बोल रहा था ना जो क्या उसमें लग रहा हो, तो मैं उसको बता देता हूँ अभी कि क्या लग रहा है उसको, तो कहाँ छूटा है उसको ऐसा लग रहा है तो। हाँ बेटा, किसी को लग रहा है तो पूछ सकता है बेटा, पूछो, मैं बताता हूँ आपको। अगर उसको लग रहा है कि ये मुझे यहाँ करना चाहिए, तो मैं बता दूंगा कि ये यहाँ नहीं है तो ये कहाँ होगा या किस जगह करना है हमें। क्लियर? यस सर। दूसरा चीज देखो बेटा, उस दिन हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? थर्मोडायनेमिक्स। ये क्लास मैंने आज इसीलिए रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ छोटी छोटी चीजें आएंगी, वो जो है बेसिकली अगर एक बैच ने पढ़ ली है दूसरे ने अभी नहीं पढ़ी है, तो अभी क्या है कि वो ऑनलाइन सारे साथ में है, इसलिए वो चीज क्लियर करने के लिए मैंने आपका ये अभी क्लास रखा है एक। तो इस क्लास में कुछ चीजें जो आएंगी वो मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ, आप बताते जाए। वैसे तो नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो चैप्टर में कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए, कि अगर कोई ऐसी चीज आती है। तो पहला बेटा, पहली चीज देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज पढ़ ली थी ना, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ लिया देखो। स्पेशली यहाँ पर जो अपने बात करेंगे कि वो अब जो हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो कुछ एटॉमिक वेट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये एटॉमिक वेट मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप बताएंगे बेटा, बोलते जाना जिसको आता हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके अलावा आयरन, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ब्रोमीन, आयोडीन, और कॉपर, सिल्वर। स्पेशली जो ज्यादा यूज होंगे वो लिख रहा हूं मैं, कॉपर, सिल्वर एंड बेरियम। देखो बेटा, जिसको याद हो बताते जाना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं कर रहे हैं बेटा, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना होगा? बोलते जाओ। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? सर यस 2। सर। हाँ, रिप्लाई करते जाओ। देखो, टू नहीं बेटा, हाइड्रोजन का 1, 1। वन। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4। 4, हीलियम का 4, लिथियम का, वो पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था बेटा, लिथियम का छोटी छोटी चीजें याद करनी है। लिथियम का एटॉमिक वेट 7। 7, गुड 7। बेरिलियम का बेरिलियम 9 बेटा, बेरिलियम 9 याद रखना, बेरिलियम 9 एटॉमिक वेट। बोरोन का 11, 11। बोरोन 11। कार्बन 12, 12। कार्बन का 12 बेटा, कार्बन का 12, ये याद करनी है चीजें। नाइट्रोजन का, आज 14। मैं मतलब जिस टॉपिक से बता रहा हूँ जिनकी चीज जरूरत पड़ेगी, जनरल केमिस्ट्री बिल्कुल। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16। 16। 16 बेटा, 16 ऑक्सीजन 16। फ्लोरीन 19। गुड गुड 19। नियोन 20। 20 रहता है बेटा, 20 नियोन का 20। सोडियम, सोडियम बेटा, सोडियम 23। 23। 23, गुड 23 सोडियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 24 बेटा, मैग्नीशियम 24। 24, हाँ मैग्नीशियम 24। एल्यूमिनियम 27, एल्यूमिनियम बेटा 20। 27। सिलिकॉन
28, सिलिकॉन का 28, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 9th क्लास में भी होता था बेटा ये, 31, फास्फोरस 31, 31, सल्फर 32, 32, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, 35.5, जहाँ फ्रैक्शन आता है ना इसका इनके आइसोटोप्स हो सकते हैं। क्लोरीन 35.5, आर्गन 39, 40, अप्रोक्सीमेट 40, 39, 40 कर दो आप, 39 पॉइंट कुछ है ना तो 40 लिख देते हैं। पोटेशियम 39, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, 40, कैल्शियम 40, क्रोमियम, अब देखो ये शायद आपको थोड़ा कम याद होंगे, क्रोमियम का होता है 52, मैग्नीज Mn का होता है 55, आयरन का होता है 56, ब्रोमीन का होता है 80, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का होता है 127 और बेरियम का होता है 137, आयोडीन का 127, बेरियम का 137, Ag जो होता है इसका 108, 108, और कॉपर होता है अप्रोक्सीमेट 63.5, 63.5। तो आपको बेटा एटॉमिक वेट जो है अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। एटम मिल करके मोलिक्यूल बनाते हैं। जैसे सपोज अगर हमें ये पूछा जाए डिफरेंस इन एटम एंड मोलिक्यूल, तो एटम से मोलिक्यूल बनते हैं और मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम की भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। मोलिक्यूल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर which can exist in atmosphere। कोई भी मटेरियल देखते हो बेटा उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है एटमोस्फेयर में उसको हम मोलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें अपने बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटमोस्फेयर में किस फॉर्म में मिलेगा आपको? एच के फॉर्म में नहीं मिलेगा ना। एज एग्जाम्पल किस फॉर्म में मिलता है एटमोस्फेयर में? H2, गैसियस फॉर्म में मिलता है H2। इसका मतलब H2 दो एटम से बना हुआ है, इसको बोलेंगे मोलिक्यूल तो है लेकिन डाई एटोमिक मोलिक्यूल। कौन सा एटोमिक मोलिक्यूल बोलेंगे इसको? डायटोमिक डाई मॉलिक्यूल। एटोमिक मोलिक्यूल। गैसेस जो होते हैं वो सारी मोलिक्यूल फॉर्म में ही होती हैं। जैसे देखो He हीलियम, ये गैसेस फॉर्म में मिल रहा है, तो एटम भी बोल सकते हो मोलिक्यूल भी बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो? एक एटम वाली मोलिक्यूल, मतलब मोनो एटोमिक मोलिक्यूल। सिर्फ एटम भी बोल सकते हो, एक एक ही टाइप का होता है। जैसे O3 देखो, ओजोन, ओजोन क्या होता है बेटा? O3 गैस, तो O3 गैस मोलिक्यूल है, लेकिन कौन से टाइप का मोलिक्यूल है ये देखो। अब आप 3 एटम से बना ट्राइएटॉमिक। हुआ है बेटा, क्या बोलोगे इसको? ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल। बिल्कुल सिंपल केमिस्ट्री, 8th 9th क्लास वाली, ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल। जैसे CO2 है बेटा, CO2 को क्या बोलोगे? इसमें ही देखो, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, मोलिक्यूल है बट गैस में फॉर्म मिलता है, मोलिक्यूल है। लेकिन कार्बन कौन से? डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का मोलिक्यूल है, नेचर में एग्जिस्ट करता है CO2। तो 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो इसको भी क्या बोलोगे आप? ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल है ये भी। जैसे CH4 मीथेन गैस बेटा, CH4 मीथेन, मीथेन गैस, तो ये देखो कितने एटॉमिक हो गया, क्या कौन सा मोलिक्यूल बोलोगे बताओ? CH4 काउंट करो, 4 हाइड्रोजन है बेटा, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो कितने हुए टोटल एटम? 5। 5, 5 को पेंटा बोलते हैं, तो इसको बोलोगे बेटा पेंटा एटोमिक मोलिक्यूल, पेंटा एटोमिक मोलिक्यूल। अगर हमारे पास कोई भी मोलिक्यूल है या कोई भी फार्मूला है, किसी भी स्पीसीज का फार्मूला है, तो हम उसको, जैसे मान लेते हैं कि पहले मोलिक्यूल की बात करते हैं, अगर हमें निकालना हो मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट क्या होगा? सम ऑफ
एटॉमिक वेट, सम ऑफ एटॉमिक वेट, जितने अंदर एटम होंगे ऑफ एटम्स फॉर्म मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल को जितने एटम बना रहे हैं उनका सम ले लेंगे तो बेटा मोलिकुलर वेट आ जाएगा। जनरली हम इसको एम डैश से बोलेंगे, या इसको जनरली हम फार्मूला वेट भी बोल सकते हैं। मोलिकुलर वेट या रिप्रेजेंट मैं करूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं कह दूंगा फार्मूला वेट यूज कर लो। मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हो क्योंकि है तो फार्मूला ही। जैसे बेटा देखो वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल का फार्मूला आता है आपको, क्या होता है वाटर मोलिक्यूल का फार्मूला? सभी जानते होंगे बेटा, क्या होता है वाटर मोलिक्यूल का फार्मूला? H2O। O। अब सपोज इसका मुझे वाटर मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट या फार्मूला वेट निकालना है एम डैश, तो मैं देखो ये एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इंटू दो हाइड्रोजन है तो इंटू 2 कर दो, तो हाइड्रोजन का वेट 2 आ गया, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अभी याद किया था आपने, कितना होगा बेटा? 16। तो 16 और 2 टोटल कितना हो गया? 18। 18। तो मैं कह दूंगा 18। H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल 18, फार्मूला वेट इसका 18। यूनिट अभी क्लियर करवाता हूँ, पहले सिंपल कैलकुलेशन सीख लो। क्लियर बेटा, कोई डाउट? तो इनके निकाल के दिखाओ मुझे। देखो CO2, मीथेन, अमोनिया, यूरिया। मीथेन का फार्मूला जानते हो बेटा, क्या होता है मीथेन का? CH4। CH4। अमोनिया का जानते हो बेटा? NH3। NH3। NH3 अमोनिया। यूरिया का आता है किसी को? NH2CO ऐसे ही ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला बेटा C6H12O6 है। इनके सबके फार्मूला वेट कैलकुलेट करो। CO2 का निकालो, तो CO2 का कैसे निकालोगे? देखो बेटा कार्बन का कितना है, एक कार्बन का 12। 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? देखो 16। 16। कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर? 2। मल्टीप्लाई करो, टोटल निकल आया। देखो कितना हो गया? 12 24। प्लस 32 44। CO2 का फार्मूला वेट 44। मीथेन को निकालो बेटा, मीथेन का कार्बन का कितना होगा? एक का 12। कार्बन 12, कार्बन का 12, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। 1। कितने हाइड्रोजन है? 4। 4। मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4, टोटल निकाल लो कितना आया। देखो 16। 16। ऐसे अब मुझे निकाल के दिखाओ। अमोनिया का निकालो जरा, अमोनिया का बताओ भाई। पहले एटॉमिक वेट याद करोगे तभी तो। 17। 17, बिकॉज नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 14। प्लस हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 3, टोटल कितना हो गया आपका? 17। यूरिया बताओ बेटा, यूरिया निकालो, सारे ऐड करो सबका। यूरिया का निकाल के दिखाओ जरा। यूरिया का कितना है बेटा? 46 46, आई थिंक इज नॉट करेक्ट। 16 Sir, 60। यस यस बेटा, 60 इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज देखो एक नाइट्रोजन का कितना है? एक नाइट्रोजन का कितना होगा बेटा? 14। एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का डायरेक्ट लिख दूं 2। फिर देखो एक कार्बन का, एक कार्बन 12 का 12। एक ऑक्सीजन का बेटा 16। फिर नाइट्रोजन आ गया 14 14। फिर दो हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन का 1, दो का 2, तो टोटल सम करोगे तो ये आपका 60 आएगा। 60। तो मोलिकुलर वेट ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर? ग्लूकोज भी निकाल लो जरा, लगे हाथ। C6H12O6 का निकालो, कैलकुलेट करो।
सर 180. 180, गुड। देखो कैसे निकालोगे बेटा। देखो पहला कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12. 12। कितने कार्बन है 6. 6. कर दो, इंटू 6 कर दिया। और देखो प्लस करो, फिर हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट ही लगा दो, 12 हाइड्रोजन है तो 12 कर 12. दो। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16. 16 इंटू 6, टोटल कैलकुलेट कर लो। 72 ये हो गया, 12 ये हो गया, 96 ये हो गया, तो टोटल कितना आ गया 180. 180। तो ग्लूकोज का आ जाएगा आपका 180। कोई डाउट बेटा इस पॉइंट में। एटॉमिक No. वेट और उनका सम करके मोलिकुलर वेट, कोई भी स्टूडेंट क्लियर है बेटा सबका। Yes, sir. चले Yes, sir. आगे, आगे Yes. चले। Yes, sir. अब देखो थोड़ा और, अब इंक्रीज करता हूं थोड़ा सा पॉइंट। अब क्या होता है कि जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी डजन। डजन का मतलब क्या होता है बेटा Sir, 12. 12. 12। 12. किसी भी चीज के 12 नंबर हो जाए तो उसको डजन बोलते हैं। चाहे वो जैसे 12 पेन है, चाहे वो 12 मैंगो है, कोई भी स्पीसीज, मतलब कोई भी 12 स्पीसीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि किसी भी चीज का है तो उसको हम वन, क्या बोलेंगे 1 डजन। कोई भी चीज होती है अगर 12 हो जाए तो 1 डजन है। ऐसे ही केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट है मोल। कंसेप्ट क्या है मोल। और जैसे Mole. का मतलब 12 होता है, मोल का मतलब भी एक नंबर है बेटा। मोल का नंबर है ये, मोल इज इक्वल टू साइंटिस्ट लोगों ने जो लिखा है वो कितना नंबर है, पढ़ा सुना होगा आपने, 6.02 इंटू 10⁻⁴ -23. ये एक फिक्स नंबर है बेटा, जिसको हम मोल कहते हैं। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, ऐसे मोल का मतलब एक तो ये नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। किसी का भी इतना नंबर हो तो इसका मतलब हमारे पास उसका 1 मोल है। जैसे देखो, जैसे मैं ये लिखता हूँ 6.02 इंटू 10⁻23 हीलियम, या मैं लिख दूं 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, या मैं लिख दूं 6.02 10⁻23 O2। तो पहले वाले केस में 6.02 10⁻23 हीलियम को क्या लिख सकते हो बेटा, ये 1 mole of नंबर है helium. 1 mole of helium. 1 मोल हीलियम, मतलब वो मोल है, वो नंबर एक फिक्स है, वो मोल है हीलियम। ऐसे ही 6.02 10⁻23 को क्या लिख सकते हैं हम 1 mole of electron. 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीसीज आ जाए वो तो मोल, एक जैसे डजन एक 12 था, ऐसे फिक्स नंबर है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इस तीसरे वाले केस को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 6.02 10⁻23 O2 को, इसका मतलब 1 मोल हो गया, तो 1 मोल Of oxygen. O2। देखो फर्स्ट और लास्ट में क्या फर्क हुआ, 1 मोल हीलियम एटम है अकेला, ये एटम से बना हुआ मोलिक्यूल है, तो 1 मोल O2 को 1 मोल O2 मोलिक्यूल बोल सकते हो, ज्यादा स्पेसिफाई करना है 1 मोल O2। इसका मतलब किसी का भी 6.02 इंटू 10⁻23 स्पीसीज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 मोल। किसी भी स्पीसीज का तो 1 मोल कोई स्पीसीज होती है। और ये जो नंबर है बेटा फिक्स नंबर है, जो ये नंबर देख रहे हो आप 6.02 10⁻23 जो नंबर देख रहे हो, इस नंबर को हमने पार्टिकुलरली एक नाम बोल देते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, Avogadro number. एवोगैड्रोज नंबर, साइंटिस्ट के नाम पर हमने रखा है एवोगैड्रोज नंबर। रिप्रेजेंट जनरली एन लिख के ए लगा देते हैं, ए का मतलब एवोगैड्रो, एन का मतलब नंबर, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर में हमें क्या होती है, कई बार बेटा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, कई जगह मैं मोल बोलूंगा एक्चुअली, मैं कई जगह मोल बोलूंगा, तो मेरा पॉइंट इतना है कि आपको इस मोल वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ मोल कैसे करते हैं किसी स्पीसीज की, कैलकुलेशन ऑफ
मोल्स ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज, कोई भी हमें केमिकल स्पीसीज दे दी जाए तो उसके मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये समझ लो जैसे नाइन्थ में हम वापस जा रहे हैं, नाइन्थ में पॉइंट पढ़ रहे हैं, नाइन्थ के पॉइंट है कैलकुलेशन, जैसे वहां मोल ग्राम और ऐसे पढ़ते थे, वही ग्राम एटॉमिक वेट वगैरह वैसा। तो कैलकुलेशन ऑफ हम इसको बड़ा इजी वे में समझने की कोशिश कर, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ एनी स्पीसीज। तो इसके लिए बेटा मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, आपको जब भी मोल कैलकुलेट करना है तो मोल जो है दो चीजों से निकालोगे आप। अभी फर्स्ट लेवल पर मैं दो चीजों से सिखा रहा हूं आपको, या मैं तीन चीजों से सिखाऊंगा अभी आपको। तो आप लिखोगे मोल ऑफ एनी स्पीसीज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नंबर ऑफ स्पीसीज, जो आपको स्पीसीज है उसके नंबर क्या है, आपको नंबर पता हो तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर टू, वेट ऑफ स्पीसीज, आपको स्पीसीज का वेट पता हो तो बेटा उससे भी निकाल सकते हो किसी भी स्पीसीज के मोल। मोल किसी स्पीसीज के किससे निकाल सकते हो आप, आपको क्या पता हो, एक नंबर, या क्या पता हो बेटा उसका आपको वेट, और एक तीसरा ये स्पेशल केस है कि अगर आपको किसी का वॉल्यूम पता हो, लेकिन ये जो है गैसियस स्पीसीज होनी चाहिए तभी, स्पेशली ऊपर कोई भी स्पीसीज हो लेकिन यहां पर गैस होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैसियस स्पीसीज। एक बार रिपीट कर दो बेटा, किसी मोल की कैलकुलेशन मतलब मोल किसी चीज के निकालने किसी स्पीसीज के, तो किस किस डेटा से निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर से Weight गुड, of और species. वेट ऑफ Weight स्पीशीज, of species. वेट से। वॉल्यूम ऑफ गैसियस। Volume of gas. लेकिन वॉल्यूम वाला केस सिर्फ किसके लिए अप्लाई करोगे आप, ऊपर वाला Gaseous गैसियस किसके लिए? स्पीशीज। ये स्पेसिफिक है गैसेस के लिए। कैसे बेटा, तो आपको एक फार्मूला याद करो, अगर आपको नंबर ऑफ स्पीसीज से निकालना है तो अगर आपको मतलब ये भी नंबर ही है, मोल भी नंबर है, तो किसी स्पीसीज के मोल्स निकालने से, मोल्स ऑफ स्पीसीज। बेटा आपको मोल ऑफ स्पीसीज निकालने हैं, अगर आपको उस स्पीसीज का नंबर पता है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। एक फार्मूला ये होगा, गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा, किसी स्पीसीज के मोल निकालने हैं तो उसके गिवन नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। सिंपली मोल को सपोज स्मॉल m से लिख देते हैं, अपने गिवन नंबर को n से लिख देते हैं, उस स्पीसीज के जो भी नंबर है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक सिंपल फार्मूला हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अगर नंबर से निकालना है। सिंपली है ना, सिंपल ही है। जैसे मैं बोलूंगा आपको, मेरे पास 24 पेन है, 24 पेन है मेरे पास, तो कितने डजन होंगे उसमें, कैसे निकालोगे, 24 divided by 12. 24/12 यानी 2 डजन हो गए। ऐसे ही मुझे नंबर से किसी का निकालना है, जितने नंबर हैं वह डजन 12 से डिवाइड करते थे, या मोल नंबर मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 को 23 से डिवाइड करो। जैसे प्रॉब्लम दूं मैं आपको, हाउ मेनी moles of N2 are present in 3.01 into 10 raised to power 30 N2 molecule। तो आपको बेटा पहले रिकॉग्नाइज करना है कि गिवन क्या है, आपको देखो गिवन क्या है, नंबर आपको नंबर है ऑफ गिवन, स्पीशीज इन्होंने। है ना, गिवन है नंबर 3.01 10 raised to power 30, तो मेरे पास नंबर है, नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल है मेरे पास, नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल्स हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं N है, नाइट्रोजन के नंबर है, नंबर गिवन है 3.01 10 raised to power 30। नंबर से मोल निकालने का मुझे फार्मूला पता है,
नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ N2 डिवाइडेड बाई, आ गया जो नंबर, ये ऊपर वाला फार्मूला किया आपने, नंबर पता हो तो अपॉन Na, एन N2 इज इक्वल टू NN2 अपॉन Na। तो नंबर आपको पता है 3.01 इंटू 10⁻30 आ गया। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है बेटा। तो कैंसिल करो, देखो ये 1 ये 2 पर कैंसिल होगा और ये पावर कैंसिल हो गई, 23 माइनस होगी इसमें। तो कितना रह गया देखो आपके पास 1/2 इंटू 10⁻7, 7. 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो इंटू 10⁻7, तो नंबर निकल गया। तो जब भी आपको नंबर निकालना हो तो एक बार रिपीट कर दो बेटा फार्मूला, बिल्कुल सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर निकल आएंगे, मोल निकल आएंगे, मतलब किसी स्पीशीज के नंबर से क्या फार्मूला यूज करोगे, Given number Upon is upon Avogadro's average number. use आओगे। number. क्लियर, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, No, sir. बना लोगे। अब Yes, देखो दूसरा, देखो मैंने नंबर की बात किससे बताया था, किससे निकाल सकते हो आप, किसी स्पीशीज के wait. एक वेट से। तो वेट से देखो कैसे निकालते हैं सेकंड, तो उसमें क्या करोगे, मोल्स ऑफ, किसी किसी मोलिक्यूल के ही निकालने, मोल ऑफ मोलिक्यूल, तो इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ मोलिक्यूल, उस मोलिक्यूल का गिवन वेट पता होना चाहिए लेकिन ग्राम में, गिवन वेट ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। जो आपने मोलिकुलर वेट पढ़ा था वो डिवाइड कर देंगे, तो मोल ऑफ मोलिक्यूल निकल आएंगे, तो वापस n लिखोगे आप, n इज इक्वल टू गिवन वेट को आप वेट लिख दो, और मोलिकुलर वेट या फार्मूला वेट कुछ भी बोल दो इसको, तो आप एटम हो मोलिक्यूल हो तो फार्मूला वेट आ जाएगा, n इज इक्वल टू W अपॉन m डैश। बस ध्यान रखना है कि वेट किस में लेना है आपने, Grams. वेट में लेना है, ग्राम्स में लेना है, तो आपके नंबर ऑफ मोल वेट से भी निकल आएंगे। जैसे सपोज मैं यह प्रॉब्लम लिखता हूं, हाउ मेनी moles of CO2 gas in its 0.22 milligram. How many moles of CO2 in its 0.22 milligram? तो देखो बेटा, पहले सबसे पहले क्या नोट करोगे कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है। तो गिवन देखो क्या दे रखा है आपको, Weight. वेट दे रखा है बेटा, देखो ये वेट दे रखा है, तो हमें गिवन है वेट ऑफ CO2, कितना दे रखा है बेटा आपको वेट ऑफ CO2, 0.22 2 milligram. Milligrams. मिलीग्राम। लेकिन हमें वेट किस में रखना होता है बेटा, ग्राम में। Grams. तो ये जो मिली है इसको कन्वर्ट कर देंगे, 1 मिली का मतलब होता है, जहां पीछे आई आ जाए, 10⁻³ मिली। जैसे 1 सेंटी, सेंट का मतलब 100 होता है, आई आ गया तो 1/100 मतलब 10⁻²। सेंटीमीटर नहीं पढ़ते जैसे आप सेंटीमीटर बोलते हो, सेंटी 10⁻²। डेसी देखो 1 डेसी, डेक का मतलब 10 होता है, तो 1/10 हो जाएगा, इसलिए 10⁻1। तो मिली का मतलब होगा 10⁻3। तो ग्राम मिली हटा दो, देखो मिली की जगह क्या लिख दोगे बेटा, 0.22 इंटू, मिली हटा दो उसकी जगह क्या लिख दोगे, मिली की 10 जगह raised to power -3. -3 ग्राम, तो वेट ग्राम में आ गया। दूसरा क्या चाहिए होगा, बिकॉज फार्मूला अगर आपका वेट से निकालना है तो n इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला वेट या मोलिकुलर वेट। तो CO2 का मोलिकुलर वेट भी निकालना पड़ेगा बेटा आपको, Sir, 44. 44 अभी निकाला हमने CO2 का, देखो m डैश, कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो अभी कैलकुलेट किया था आप लोगों ने 44। तो वेट भी आ गया, ये भी आ गया, तो अब जस्ट क्या पुट करना है अपने को, Formula में. फार्मूला पुट करना है, वेट से पता लग जाएगा। तो नंबर ऑफ वेट इज इक्वल टू, वेट लिख दो, वेट आ जाएगा 44 ग्राम में, नहीं 44 नहीं, क्या था, 0.22
22 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 44। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, 22 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इंटू ये भी ऊपर जाके -5 हो जाएगा। 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल, या कह सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻6 तो मोल आ जाएगी। तो वेट से निकालना है तो बेटा कैसे निकालोगे? सिंपली अगर वेट से हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाई जो भी फार्मूला, हाँ सिंपली बोल दे तो फार्मूला बोलेंगे, जो भी फार्मूला है उसका वेट निकाल लेंगे, जो भी दे रखा होगा वेट। अब सपोज बेटा दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन साथ में मिला के दे दे आपको, तो हमें ये तो क्लियर है ना कि नंबर से भी मोल निकाल सकते हो। नॉलेज क्लाउड देखो, अब आप नॉलेज क्लाउड, तो नॉलेज क्लाउड के अकॉर्डिंग देखो आप, मोल जो है इसका मतलब किसी भी स्पीसीज के मोल नंबर से भी निकाल सकते हो। नंबर से निकालना है तो नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। दूसरा वेट से निकालना है तो क्या फार्मूला पड़ा है, वेट से भी तो निकाल सकते हो, निकालना तो मोल ही है ना आपको। वेट से निकालना है तो वेट डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट। एम आई करेक्ट? जो ऊपर पढ़ा है वो दोबारा लिखिए। तो इसका मतलब शॉर्टकट फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल निकालना है n इज इक्वल टू, तो नंबर मतलब n अपॉन na से भी निकाल सकते हो, और वेट अपॉन फार्मूला वेट से भी निकाल सकते हो। डबल डेकर क्वेश्चन आएंगे तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, n अपॉन na इज इक्वल टू वेट अपॉन m डैश, n अपॉन na इज इक्वल टू वेट अपॉन m डैश। कैसे? जैसे मैंने ये लिखा, ये प्रॉब्लम दिया, हाउ मेनी O2 molecules are present in its 4 gram weight। प्रॉब्लम देखो बेटा, क्या लिखा मैंने, हाउ मेनी O2 molecules are present in its 4 gram weight। तो आपको बेटा निकालना क्या है और गिवन क्या है, देखो आपके पास गिवन क्या है, वेट गिवन वेट, और निकालना क्या है देखो आपको, नंबर। तो मोल वाले दोनों फार्मूले यूज कर लो, इस और इसको इक्वेट कर दो, तो यू नो क्या बेटा, आपको क्या पता है नंबर से कैसे निकालते हो मोल, मोल तो बराबर ही होंगे ना उनमें, दोनों ही कंडीशन में। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या है, वापस लिख रहा हूं देखो फार्मूला, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट। अब आपको जो नंबर निकालना है तो एक ये फार्मूला सिलेक्ट कर लो, और वेट गिवन है ये कर लो, तो इस फार्मूले को ऐसे लिख लो दोबारा, n अपॉन na इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला वेट। लिख सकते हैं बेटा ऐसे, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. n अपॉन na इज इक्वल टू वेट अपॉन, तो n आपको निकालना है, na को एक बार रहने दो, इज इक्वल टू वेट गिवन है, देखो वेट कितना लिखा हुआ है आपके पास, वेट कितना, आ जाओ बेटा इधर देखो, वेट कितना आपके पास, 4 ग्राम 4 ग्राम। और फार्मूला वेट निकाल सकते हो फार्मूले से, बिकॉज O2 मोलिक्यूल है, 32 O2 का 32. एक का 16 होता है इंटू 2 32, तो 4 अपॉन 32, तो ये देख लो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 4 1 जा 4, 1/8। तो n निकालना था आपको, तो n का मतलब नंबर निकालने थे, कितने नंबर है, कंसेप्ट मोल वाला यूज किया हमने, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया देखो बेटा, 1/8 na पढ़ा है तो इसका मतलब तो मोल हो गए, अगर आंसर मोल में देना है तो 1/8 मोल दे दो, लेकिन हमें तो नंबर पे जाना है ना, एन पे, तो नंबर और सोल्व कर लो आगे। 1/8 na की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं हम, 6 इंटू 10⁻23, 10 days to 23.
तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 का मतलब होता है 0.75 इंटू 10⁻20, इतने आ गए। तो दोनों फार्मूले भी हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। अगर हमें दोनों की जरूरत पड़े कि दोनों को पैरेलल रख करके हम क्लियर कर सकते। क्लियर बेटा? मोल नंबर से निकाल सकते हो और किससे निकाल सकते हो? वेट से निकाल रहे हो आप, नंबर और वेट से। एक प्रॉब्लम आप करके दिखाओ मुझे ये। व्हाट इज द weight of what is the weight of 6.02 into 10⁻20 molecules of nitrous oxide? ऐसे दे दिया मैंने, देखो प्रॉब्लम। व्हाट इज द weight of 6.02 into 10⁻20 molecule of nitrous oxide? इसमें क्या है कि मैंने इस बार फार्मूला नहीं दिया बेटा, नाम दे दिया। तो पहली चीज आपको फार्मूला भी आना चाहिए, तो मैं हिंट दे देता हूं आपको, बाकी धीरे धीरे आप याद कर लेंगे। हिंट, N2O is called nitrous oxide. N2O नाइट्रस ऑक्साइड का एग्जांपल होता है N2O, को हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अब बनाओ बेटा, व्हाट इज द वेट ऑफ, पहले मुझे वर्बली बताओ क्या कर सकते हो आप, क्या यूज करोगे, किस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो बेटा हो जाएगा ये? टेल मी बेटा, रिप्लाई, डू रिप्लाई। N upon Na is equal to weight upon molecular mass. वेरी गुड बेटा, बिकॉज अब की बार क्या है, वेट पूछ लिया और एन दिया हुआ है, तो फार्मूला तो वही यूज करना है। एन Yes. अपॉन एन ए, वो भी मोल है, इज इक्वल टू वेट अपॉन मोल, फार्मूला वेट वो भी मोल है, तो इक्वेट करके निकालो। निकालो जरा बेटा, क्या आंसर आता है देखो। So 44 into 44 इंटू -3. 10⁻³ यूनिट grams. ग्राम। और बेटा, और बाकी बच्चे भी देखो, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, बाकी भी बोला करो। जो बोलेगा वो सीखेगा बेटा, कैलकुलेशन जैसे जैसे आएगी ना, तो वहां यही चीज होगी। शर्माओ मत, सीखना है तो इंटरेक्ट करो, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे बेटा। और कोई आंसर किसी का? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा, प्लीज गिव योर आंसर टू इंटरेक्ट। उतना ज्यादा सीखोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। सर इसमें इसे हम लोग मोल्स में सिर्फ छोड़ सकते हैं, सिर्फ मोल्स में? वो डिपेंड करेगा, वो मान लो अपने को कहता है मोल कितना है, तो फिर मोल में छोड़ देंगे हम। अगर वो पूछेगा नंबर कितना है तो नंबर बताना पड़ेगा, वो पूछेगा वेट कितना है तो वेट बताना पड़ेगा। वो Okay, डिपेंड ऑप्शन पर, हमसे क्या पूछना चाहते हैं। एनीबडी एल्स बेटा? सर सेम सेम आ रहा है सबका? चलो, यस सर। लेट मी चेक। देखो, जनरल फार्मूला तो बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल इजी फार्मूला है, एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला वेट। और एन अब की बार क्या था, एन गिवन था और वेट निकालना था। तो एन हमारे पास था 6.02 इंटू 10⁻20, और एन ए होता है 6.02 इंटू 10⁻23। वेट आपको कैलकुलेट करना था, मोलर मास देखो N2 अलग से निकाल लो। एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना हो गया ये, 28 प्लस 16 आ रहा है ना, yes. 44. 44। CO2 का भी इतना आता था, इसका भी इतना आता है, N2O का भी
आपको, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 40 ये भी जो हो जाएगा, ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 44 डिवाइडेड बाई 10⁻³ वेट आ गया। तो वेट इज इक्वल टू, ऊपर ले जाओगे तो 44 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, या आप इसको 0.044 भी ग्राम बोल। क्लियर बेटा, कर लोगे? ये फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, हालांकि मोल कैलकुलेशन में तो आगे है, लेकिन वो जब चैप्टर डिटेल पढ़ेंगे तो तभी हम इसको कर लेंगे और क्लियर, लेकिन अभी आपको आइडिया आना चाहिए। क्लियर है इतना? यस सर। अब मैंने एक और बताया था बेटा, मोल अभी तक देखो आपने दो चीजों से निकालने सीखे हैं, मोल नंबर से और मोल वेट से। मैंने एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी वो आपको? सर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। वॉल्यूम ऑफ Gas. गैस। स्पेशली गैसेस के लिए। बेटा एक बात बताओ, आपने कभी ये नाम सुना है, आइडियल गैस? ये नाम सुना है बेटा, आइडियल गैस? सर नोबल गैस को बोलते हैं। नहीं बेटा, देखो आइडियल गैस में बता देता हूं आपको। आइडियल गैस का मतलब है कि इक्वेशन जो उस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको आइडियल गैस कहते हैं। तो आइडियल गैस क्या बोलते हैं? एनी गैस, कोई भी गैस जो विच ओबे फॉलोइंग इक्वेशन at all condition of temperature and pressure is known as आइडियल गैस। कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी प्रेशर हो, एक इक्वेशन है उसको अगर कोई फॉलो करता है तो उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। और इक्वेशन होती है बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या पी का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस, वी का मतलब है वॉल्यूम, एन का मतलब अभी पढ़ा है आपने, एन का मतलब क्या है? मोल्स, टी का मतलब है टेम्परेचर। जिसके प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें और उसके मोल को टेम्परेचर और आर से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वेट आया हमेशा। तो उस इक्वेशन, उस इस टाइप की कोई भी बिहेव किसी गैस का होता है तो उसको बोलते हैं आइडियल गैस। पीवी इक्वल टू एनआरटी। आर यहाँ पर जो है, ये आर जो होता है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। है क्या चीज, क्या है? मैं थोड़ा इधर करता हूं। कोई भी, सपोज आपने किसी रूम के अंदर, आप अपने रूम में बैठे हो, सपोज यहाँ स्टडी कर रहे हो, इसके अंदर गैस या एयर तो है ना बेटा? तो एयर है तो उसके पार्टिकल घूम रहे होंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहे, फील कर सकते हो। हवा को, हाथ को जरा तेज तेज इधर उधर घुमाओ तो फील कर सकते हो कि हवा है, एयर है, गैस है। तो किसी भी जगह के अंदर जो गैस होती है उसकी 4 प्रॉपर्टी होती है। एक तो जितने भी पार्टिकल है तो नंबर आ जाएगा, नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका मोल्स निकाल सकते हैं नंबर से, मोल्स ऑफ गैस। अगर आप मोल्स ऑफ गैस करते हो तो इसको हम बोलते हैं, मोल्स ऑफ गैस को हम कहते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन किस किस से निकाल सकते हो? अभी पढ़ के आए हो आप। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी गैस से निकाल सकते हो डिवाइडेड बाई एन ने, या किससे निकाल सकते हो? वेट से भी। वेट पता हो तब भी निकाल सकते हैं। तो उस गैस की कुछ तो मोल होंगे, जो मोल होंगे उसको हम एन से लिखेंगे। दूसरा क्या होगा कि ये एक, जो भी आप इस रूम पर जो गैस अंदर देख रहे हो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर है सपोज, तो एक उसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर है उसको हम टी से लिख देते हैं। गैस का अपना कभी भी वॉल्यूम नहीं होता बेटा। जैसे देखो एक डीओ की बोतल उठाओ आप, डीओ के अंदर गैस भरी हुई है, आप जब वो डीओ की बोतल के अंदर होती है तो उसका वॉल्यूम डीओ की बोतल जितना होता है। लेकिन आप एक रूम में ओपन करो तो गैस के पार्टिकल सब जगह, रूम में सभी जगह पहुंच जाएंगे। आप एक कोने में एक जना ओपन करो, दूसरे कोने में दूसरा खड़ा है, उसको भी स्मेल आ जाएगी उसकी। तो इसलिए कभी भी गैस का जो होता है खुद का वॉल्यूम नहीं होता बेटा। गैस का जो कंटेनर होता है जिसके अंदर आप गैस देख रहे हो, उसी का वॉल्यूम को हम गैस का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो ये टेम्परेचर है, तो अब कंटेनर का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो वॉल्यूम है। एक्चुअली है क्या? ये वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ये इक्वल टू किसके होगा बेटा? गैस के केसेस में, बाकी नहीं, गैसेस के केस में इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर देख सकते हो, तो V वॉल्यूम हो जाता है। तो किसी भी गैस का अमाउंट होता है पार्टिकुलर वॉल्यूम पे, पार्टिकुलर जगह पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन गैस के पार्टिकल कभी भी रुकते नहीं है बेटा। कभी आप फील करो कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, एयर तो है, लेकिन हमेशा एयर आपको मतलब फेस पे नहीं लगती, लेकिन कई कई बार देखो जैसे मतलब विंड्स बहुत तेज हो जाती हैं, हवा बहुत तेज हो जाती है, तब आपको अपना फेस मूव करना पड़ता है, क्योंकि आपके फेस पर आकर के तेजी से हवा लगती है। तो जो जो एयर है, जो भी गैस के पार्टिकल है, जब किसी चीज से टकराते हैं तो उससे प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं गैस का प्रेशर। जैसे गैस के पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे होंगे, जब पार्टिकल मूव कर रहे होंगे तो जाकर के इस वाल से टकराएंगे, जिस भी कंटेनर में होंगे या जिस चीज से भी टकराते हैं, तो वहां फिर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि गैस का प्रेशर भी होता है, प्रेशर ऑफ गैस। इसलिए आप कह सकते हो कि कोई भी गैस हो, उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी देख रहे हो बेटा? अमाउंट मतलब मोल, मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। तो किसी भी गैस के हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन करके देखी गई है, अगर इन गैस का बिहेव आइडियल है तो किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम, पी और वी, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल का प्रोडक्ट का रेशियो कांस्टेंट आता है हमेशा। आप प्लेनेट में किसी जगह भी चले जाओ, ये कांस्टेंट आता है। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर, और पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू सेम आएगी। कोई भी गैस अगर आइडियल बिहेव शो कर रही है तो किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब किसी भी गैस का अगर बिहेव आइडियल है, लेकिन होना आइडियल चाहिए। फिर ये पूरा चैप्टर है एक, आगे चल के हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। तो पीवी और एनटी का रेशियो कांस्टेंट आता है, उसको आर बोलते हैं, और आर का ही क्या नाम है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग यूनिट के अंदर ये वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे कुछ इंपोर्टेंट यूनिट्स के अंदर है, आर की वैल्यू एसआई यूनिट में करोगे तो ये आएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर नॉर्मल यूनिट में करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, एटमोस्फेयर लीटर नॉर्मल। और कैलोरी में करते हैं तो छोटी सी वैल्यू बन जाती है कैलकुलेशन करके, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो जिस यूनिट में हमें चाहिए होगा उसमें आप आर यूज कर सकते हो। तो आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी ध्यान रखना है आपने, कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी जूल मतलब ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट में उसकी वैल्यू 8.314 है, वो कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन में अभी एक बार वैल्यू याद करनी है 0.0821, और कैलोरी में होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 8 पॉइंट, अभी इसको मैं रिपीट कराऊंगा आपसे, अभी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं और क्लियर कर दूं आपको एक छोटी बेसिक सी चीजें। बेटा किसी भी गैस का वॉल्यूम है तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो सकते हैं? मतलब वॉल्यूम को किस किस यूनिट में मेजर करते हो आप? तो हम तो कोई भी यूनिट हो, लेकिन हमें ये पता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी जगह का लेंथ, विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो वही तो वॉल्यूम बनता है ना। इसलिए वॉल्यूम के यूनिट क्या होंगे? जो लेंथ के हैं इससे बनेगा। तो क्या क्या यूनिट करते हो? जैसे बेटा लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो आप, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मीटर क्यूब लिख सकते हो, सिंपल बेसिक मैथ, मीटर का क्यूब लिख सकते हो। डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हो, डेसीमीटर सर क्यूब। मीटर क्यूब। हाँ, जैसे आपका मिलीमीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हो। तो कई बार तो हम मीटर वाले या सेंटीमीटर वाले यूनिट यूज करते हैं, लेकिन कई बार देखा है आपने हम अपने घरों में जब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो क्या ये वाली यूनिट यूज बोलते हैं हम? जैसे वॉल्यूम, मान लो आपको दूध लेना हो, मिल्क लेना हो मिल्कमैन से, तो आप उसको ऐसे बोलते हो क्या इतना मीटर क्यूब दूध दे दो या इतना सेंटीमीटर क्यूब? क्या यूनिट यूज करते हो उसके लिए आप? मीटर। लीटर। लीटर या मिलीलीटर
तो इस तरह के मिलीलीटर। यूनिट भी यूज होते हैं, हर कंट्री के अपने यूनिट होते हैं, जैसे मिलीलीटर, लीटर। तो आपके बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। वॉल्यूम यूनिट के, यूनिट ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, या मीटर वाले जितने वो हो सकते हैं, मीटर क्यूब सब में लगा हुआ है, लेंथ का क्यूब। या फिर हमारे ऑर्डिनरी जो हमारे कंट्री में ज्यादा यूज होते हैं वो मिलीलीटर या लीटर होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये यूनिट कैसे आता है आपको देखो। सपोज मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक स्पेशल बर्तन है, एक स्पेशल क्यूब है, जैसे आप लूडो खेलते हो ना, ऐसा डाइस है एक। उसमें वो डाइस कैसा बना हुआ है, इतना बड़ा बर्तन है कि उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके अंदर मुझे कुछ भी भरना है, और उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, जैसे लेंथ है ये विड्थ है, ये भी 1 सेंटीमीटर, हाइट है ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये विड्थ है ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया टोटल, वन 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें हम सपोज कुछ अपना वाटर या दूध या कुछ भी भरते हैं, तो अब ये क्या है, साइंटिफिक मीट्रिक सिस्टम के अंदर तो इसका वॉल्यूम आया 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम भरेंगे तो कुछ ड्रॉप्स भरी जाएंगी और वो ड्रॉप होगा 1 मिलीलीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, हमेशा ये बेसिक नॉलेज है, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर एक ही बात होती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर एक ही बात है। जैसे सपोज अब मैंने क्या किया, बर्तन थोड़ा बड़ा कर लिया, अगर मैंने वॉल्यूम ले लिया 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, या इससे पहले एक छोटा वॉल्यूम 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, इतना बड़ा बर्तन ले लिया, इतना वॉल्यूम निकाल लिया, तो ये बेटा आएगा आपके पास 1 लीटर के बराबर। तो 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर मतलब क्यूब क्या हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए 1 डेसीमीटर क्यूब, तो किसके बराबर होगा बेटा वो, 1 1 लीटर। लीटर। 1 लीटर। मान लो हमारा जो जग होता है, जनरली जग जो होता है लीटर के आसपास का होता है या 2 लीटर का होगा, तो 1 लीटर का सपोज जग है, तो उसमें वॉल्यूम 1 लीटर भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप, 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब। अब आ जाओ एक बात और, सपोज हम अपने घर की टंकी की बात करते हैं, सपोज हमारे घर में टंकी बने, आजकल तो सिंटेक्स टंकी है, लेकिन आप देखोगे कुछ सीमेंटेड टंकी भी बनाते हैं, और सीमेंटेड टंकी ऐसी बनाते हैं अपने कि उसकी हाइट जो है 1 मीटर रखते हैं। 1 मीटर का अंदाजा है बेटा हाइट का, 1 मीटर अप्रोक्सीमेट कितना होता है, हमारे लेग के बराबर होगा। एक यंग बच्चे की लेग के अप्रोक्स एवरेज 1 मीटर होता है। तो इतनी मीटर हाइट की हम टंकी बनाते हैं, जिसकी हाइट भी इतनी है, विड्थ भी इतनी है, और लेंथ भी इतनी है। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये इतना बड़ा टंकी बनाओगे तो उसमें आपके 1000 जग पानी आ जाएगा, मतलब 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा, 1000 लीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया देखो बेटा, 10 क्यूब लीटर। हाँ, 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब हो गया 1000 लीटर। उल्टा भी कर सकते हो, अब आप इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 1 1 है दोनों साइड, लेकिन यहां आप कह सकते हो 1 लीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब में करना है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। तो वॉल्यूम बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, डेसीमीटर में, लेकिन ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर सेम थिंग है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर सेम थिंग है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर सेम थिंग है। यहां पर ध्यान रखना है जो एसआई यूनिट है वो मीटर क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, तो वो मीटर क्यूब। क्लियर, वॉल्यूम का बेसिक क्लियर बेटा। यस सर। काफी चीजें आपको ये बेसिक्स आपको करने हैं, याद करने हैं, हर चैप्टर में काम आएंगे, नॉट ओनली कोई भी चैप्टर करेंगे, बेसिक केमिस्ट्री है। फिर देखो दूसरा मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी होता है प्रेशर। प्रेशर के क्या क्या यूनिट सुने हुए हैं आज तक आपने, यूनिट ऑफ प्रेशर,
प्रेशर के यूनिट सुने होंगे आपने? एटीएम, Pascal. बिल्कुल बेटा, एटीएम सुना होगा, पास्कल सुना पास्कल, होगा, Pascal. पास्कल सुना होगा, बार सुना होगा बेटा, बार, और सेंटीमीटर ऑफ मरकरी सुना होगा, एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी सुना होगा, टोर सुना होगा, टोरोसली साइंटिस्ट के बेस पर टोर। तो डिफरेंट टाइप के यूनिट ऑफ प्रेशर है, जिसमें से एसआई यूनिट फिर पास्कल। न्यूटन, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं फिजिक्स के हिसाब से। डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, फिजिक्स के हिसाब से फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो भी प्रेशर का, ये बिकॉज प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और भी बहुत हो सकते हैं, बट हम जैसे जनरली जो केमिस्ट्री में यूज करेंगे, एटीएम, पास्कल, बार, सेंटीमीटर मरकरी, एमएम मरकरी, टॉ, ये वाले यूज हो सकते हैं। और इनका कन्वर्जन आना चाहिए आपको। देखो बेटा, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10⁵ 5 पास्कल होता है। 1 एटीएम मतलब हमारे एटमोस्फेयर का प्रेशर, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ 5 पास्कल। और ये 10⁵5 पास्कल का मतलब ही बार होता है। 10⁵5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू, ये भी तो लिख सकते हो बेटा आप, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, ये भी तो हो गया। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10⁵ 5 पास्कल, या 1 एटीएम इज इक्वल टू 1, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अभी आपके। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल, या 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, ये यूज कर सकते हो। दूसरा देखो, 1 एटीएम इज इक्वल टू 706 पहले 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिख सकते हो। ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होंगे जो बता रहा हूँ, फिर भी हमें कई जगह आ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन हो जाती है कई जगह। 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू, ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 एमएम ऑफ मरकरी। अब ये जो एमएम ऑफ मरकरी है, एमएम ऑफ मरकरी का मतलब एमएम ऑफ मरकरी बोल दो, क्योंकि टोरोसली ने ये प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट किया था, उसको टोर भी बोलते हैं। तो 1 एमएम ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टोर। तो इसका मतलब 1 एटीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक और हो गया ना फिर, 760 एमएम की जगह 760 टोर। ये काफी यूज होने वाला है आपका। तो ये दो काफी यूज होने वाले, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल, और 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टो। बाकी बार वगैरह वाले भी कुछ जगह यूज करना ही है, धीरे धीरे कैलकुलेशन सारी सीखनी है। तो प्रेशर जो हो सकता है डिफरेंट यूनिट में हो सकता है, और डिफरेंट यूनिट में आपने कन्वर्जन करना है कि 1 एटीएम में कितना पास्कल होता है, 1 एटीएम में सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कितना होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितना होता है। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन ये जो मैं Yes, आपसे sir. शेयर कर रहा हूं अभी। अब देखो, एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी बेटा, देखो अब गैस का अमाउंट हो गया, वो तो मोल हो गया, कर लिया हमने। प्रेशर कैसे कैसे देख सकते हो, वॉल्यूम कैसे कैसे देख सकते हो, एक चीज और थी बेटा आपकी, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको टी से लिखते हैं, टेम्परेचर के आप यूनिट देखते हो क्या क्या है, टेम्परेचर किस किस में करते हो आप, देखो Kelvin. केल्विन और Celsius. फ़ारेनहाइट, डिग्री Fahrenheit. सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। और एसआई यूनिट जो है वो केल्विन वाला है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल यूनिट है वो केल्विन है। अब देखो, केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे करते हो, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन
डिग्री सेल्सियस, सपोज T डिग्री सेल्सियस, प्लस कितना ऐड कर देते हो 273। अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर दिया तो आपका टेम्परेचर केल्विन में होगा। जो केल्विन में टेम्परेचर होता है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, जो भी डिग्री सेल्सियस है उसको 273 ऐड कर देते हो। कैसे? जैसे सपोज एग्जांपल, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में लिखना है आपको, तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कैसे लिखोगे? 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर है उसमें कितना ऐड कर दो? 273 केल्विन हो जाएगा। 273 तो केल्विन हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं आपके पास, सपोज एज एग्जांपल, टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में निकालना है, कितना आएगा देखो? तो 0 -273 प्लस भी 273 करना है, केल्विन में करना है तो कितना हो गया फिर? 0 केल्विन। जो 0 केल्विन होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, इस थियोरेटिकली ये कैलकुलेट हुआ है, ये पॉसिबल थियोरेटिकल टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, तो एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, 0 केल्विन। अब एक होता है आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, जिसमें जनरली हम अपना फीवर वगैरह जो नोट करते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस से कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप एक काम करो, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट करना है ना, तो अब एक काम करो, आप 1.8 को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उससे मल्टीप्लाई करो, 1.8 को T डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड हो, आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। जैसे आपको पता है बेटा ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर कितना होता है? एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ 37 ह्यूमन बॉडी, point इंटरनल की बात कर रहे हैं, बॉडी जो हमारा अंदर है, अंदर का पार्ट है बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 degree डिग्री Celsius. सेल्सियस लेते हो आप। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस लेते हो, तो आप फ़ारेनहाइट में चेक करो तो कैसे करोगे आप? मान लो इसका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में निकालना, तो क्या करेंगे हम? 1.8 को 37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 32 कर देते हैं, तो कितना हो गया देख लो? 7 7 56 29 37 6 6 6 है ना? तो ये कितना आ गया? 66.6 और 32 और ऐड हो गया, तो 6 6 7 8 98.6। तो कितना टेम्परेचर आ गया बॉडी का हमारा इंटरनल टेम्परेचर बेटा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आजकल आप कहीं भी जाते हो, आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हो, मेट्रो वगैरह में जाते हो, तो वो चेक करते हैं, तो फ़ारेनहाइट में तो देखते हैं वो आपका टेम्परेचर। अगर 98 पॉइंट्स कहते हैं ना कि किसी को 100 फीवर हो गया, 100 हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता वो, 100 क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्न हो जाएगा इंसान, वो फ़ारेनहाइट ही होता है। कहते हैं ना 100 से ज्यादा हो गया, तो वो 100 क्या है, 100 क्या है? लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं ना लोग, तो फ़ारेनहाइट है वो। तो थर्मामीटर हमारा फ़ारेनहाइट में चेक करता है, तो फ़ारेनहाइट में आप जो है निकाल सकते हो। तो फ़ारेनहाइट में हो गया, डिग्री सेल्सियस में, तो ऐसे आप डिफरेंट आप मेजर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, एक्चुअली मुझे पहुंचाना कहाँ था आपको? मोल कंसेप्ट पे पहुंचाना था कि अगर गैसेज हैं तो वहां भी आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इससे पहले कुछ टेक्निकल टर्म आ नो। एक वर्ड आता है बेटा एनटीपी, एनटीपी। एक वर्ड आता है आपका एसटीपी, सुना है बेटा कभी? एनटीपी एसटीपी फुल फॉर्म बता सकते हो? एनटीपी एसटीपी, देखो बेटा मैं बताता हूं। एनटीपी इसका मतलब है, ये जो एन है ना, ये प्रेशर के लिए वर्ड जल्दी लगा हुआ है, जैसे एस भी है तो प्रेशर के लिए लगा हुआ है। बोल इसको दे देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर का मतलब है, यहां दूसरे बारे में बोल देते हैं हम स्टैंडर्ड
टेम्परेचर, प्रेशर। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये नॉर्मल टेम्परेचर के लिए वर्ड नहीं है, गैसेस जब भी होगा तो ये बात वो प्रेशर की करेगा। और नॉर्मल प्रेशर जो होता है बेटा, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर का मतलब होता है 1 atm। जो हमारे एटमोस्फेयर का प्रेशर है उसको नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं, 1 atm। और जो नॉर्म स्टैंडर्ड प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर वो हो जाएगा 1 बार। आपसे एग्जाम में आ जाए नॉर्मल प्रेशर तो क्या आंसर दोगे बेटा? नॉर्मल प्रेशर 1 atm 1 atm। आपसे आ जाए भी स्टैंडर्ड प्रेशर तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या आंसर दोगे? 1 bar अगर आपसे पूछा जाए एक प्रेशर 1 atm है, एक 1 बार है, तो बड़ा कौन होगा? 1 atm प्रेशर बड़ा है 1 या 1 बार? atm 1 atm हल्का सा बड़ा है बेटा, अभी ऊपर करके देख के आए हैं, बिकॉज अभी आप पढ़ के आए हो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार के इक्वल था। ये पढ़ के आए ना, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। तो बार को 1.013 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके एटीएम से हो रहा है, तो इसका मतलब 1 atm वैल्यू ग्रेटर देन 1 बार। तो अगर आपका एनटीपी वर्ड आ गया तो नॉर्मल प्रेशर आएगा, तो क्लियर है बेटा, नॉर्मल प्रेशर है तो एनटीपी जब भी आएगा तो क्या कंडीशन हो गई? प्रेशर कितना लोगे? 1 atm। और टेम्परेचर लोगे 0 डिग्री सेल्सियस, या जिसको 273 केल्विन बोल रहे हो। एनटीपी का मतलब हो गया 1 atm प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या 273 केल्विन प्रेशर, 1 atm एनटीपी। अगर मैं बोलूं आपको एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? ये कंडीशन कहीं दिखे तो 1 atm की बजाय क्या आ जाएगा? 1 bar 1 बार प्रेशर। और टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो चेंज इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ बात जो एनटीपी में सिर्फ प्रेशर के लिए करते हैं, टेम्परेचर उतना ही, 0 डिग्री सेल्सियस 273, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। और प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ है, क्योंकि अभी इसका एक चैप्टर पूरा करना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का अगर 1 मोल है एट एनटीपी, अप्रोक्सीमेट एसटीपी ले सकते हो, लेकिन एक्यूरेट करना है तो एनटीपी पर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी, ये वर्ड आ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी फिक्स होता है बेटा 22.4 लीटर। कितना आएगा? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। मतलब ये प्रैक्टिकली प्रूव है कि वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम 1 मोल आइडियल गैस का ले लें एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब क्लियर हो गया, एनटीपी वर्ड आ गया तो क्या क्या यूज करोगे आप? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी मतलब नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर यूज करेंगे। नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 atm और टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो फिक्स है 22.4 लीटर। इसलिए कभी भी आपको मोल निकालना हो, अब यहां से 2-4 चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, जब भी आपको मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम निकालना हो, लेकिन ओनली फॉर, इसके लिए एप्लीकेबल है बेटा ये, सिर्फ किसके लिए अप्लाई करेंगे? गैसेस के लिए। gases वॉल्यूम हर किसी के लिए नहीं लगाएंगे। वॉल्यूम, मोल फॉर वॉल्यूम फ्रॉम वॉल्यूम ओनली फॉर गैसेस निकालना है तो मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, कंडीशन ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 22.4, और ऊपर वो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप फार्मूला बना सकते हो, फिक्स फार्मूले बन सकते हैं आपके। मोल ऑफ गैस, जैसे गैस के मोल बनाने, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो गिवन वॉल्यूम, लेकिन ये लीटर में होना चाहिए, तो आप 22.4 से डिवाइड करेंगे। अगर बाई चांस मिलीलीटर में दे दे आपको तो 1000 से डिवाइड कर देना। वॉल्यूम आपके पास गिवन लीटर में नहीं है, सपोज मिलीलीटर में है, तो
22400, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो। लेकिन अप्लाई सिर्फ गैसेस के लिए करना है, बार बार अपने कह रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो भी बात पढ़ी है ये हमारी गैसेस के लिए। जैसे मैं बोलूं आपको, कैलकुलेट द मोल ऑफ गैस इन 34, अच्छा वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना उससे, 5.6 लीटर ऑफ, कैलकुलेट द मोल ऑफ गैस इन 5.6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। सपोज ये प्रॉब्लम दिया बेटा, कैलकुलेट द मोल ऑफ गैस इन 5.6 लीटर ऑफ N2 गैस। तो अब की बार देखो ये वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर। वॉल्यूम कहां से पता लगा बेटा, आपको कैसे पता लगा कि ये वॉल्यूम है, कैसे पता लगाओगे? सर यूनिट देख के, लीटर यूनिट, है वहां वेरी पे। ग्रेट आंसर, यूनिट। ये अगर हम देखेंगे कि लीटर से निकालेंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा। अब बेटा ये बताओ, सोचो जरा, क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए? 5.6 upon 22.4. हाँ बेटा, यकीना सही बोल रही है कि ये जो आपका जो है कि आपके पास वॉल्यूम गिवन है, तो हम वो पिछले वाले फार्मूले क्यों लगाएंगे? नो नीड। हम वेट से क्यों निकाले या हम नंबर से क्यों निकालें, जब हमें वॉल्यूम ही पता है और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन गैस है, तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम। कितना आ जाएगा हमें पता है कि वॉल्यूम, बट लीटर होना चाहिए। हाँ, एक चीज थोड़ा सा और क्लियर देनी चाहिए थी, कैलकुलेट द मोल ऑफ गैस इन परसेंट लीटर नाइट्रोजन एट एनटीपी, और करना चाहिए था, थोड़ा और क्लियर हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि ये फार्मूला एनटीपी के लिए अवेलेबल है। तो वी नहीं भी हो तो आप जनरली ये यूज कर सकते हो, N2 अपॉन लीटर में है डिवाइडेड बाय 22.4। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, वी कितना दे रखा है 5.6 अपॉन 22.4, ये देखो कितने पे चला गया, 4 पे, 1/4 आ गया, 0.25 मोल आ गया, 0.25 मोल ऑफ N2, 0.25 मोल ऑफ N2। क्लियर? सर ये मिलीलीटर में दिया होता तो ये फार्मूला देखो बेटा इधर दे रखा है मैंने, मिलीलीटर में वॉल्यूम हो तो किससे डिवाइड कर देंगे फिर? 1000 से वो डिवाइड कर 1000। दोगे ना, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है, लीटर में ओके वापस सर। लाना पड़ेगा ना, इसलिए 1000 से डिवाइड डायरेक्ट ही करो। सपोज ऐसा प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप करो प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको देता हूँ, आप लोगों को लिखो, देखो ऐसे। अब थोड़ा मैं चेंज करके दे रहा हूँ, ध्यान से करना। हाउ मेनी molecules of N2 gas in its 11.2 milliliter volume at NTP? How many molecules of nitrogen in its 11.2 milliliter volume of NTP? तो अब क्या आप फार्मूले तो सारे जान गए बेटा, वो हिंट दे देता हूं मैं, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल के सारे फार्मूले आपको पता है। अब ये गैस है, अब गैसेस के लिए आप सारे फार्मूले लगा सकते हो। तो सबसे पहला फार्मूला नंबर ऑफ मोल क्या पढ़ा था हमने? N अपॉन Na। उसके बाद क्या पढ़ा था? वेट से, वेट अपॉन Formula. फार्मूला वेट। फिर क्या पढ़ा अभी आपने? गैसेस है तो एक और लगा सकते हो, क्या चीज? वॉल्यूम। अगर लीटर में है तो किससे डिवाइड कर दो? 22.4 से। अगर मिलीलीटर में है तो किससे डिवाइड कर दोगे? 2240 से। तो अब सोचो जरा, देखो क्या फार्मूला लगेगा अब इसमें से, निकालना क्या चाहते हो बेटा? देखो निकालना क्या चाहते हो? Number of molecules. मॉलिक्यूल, मतलब ये N निकालना चाहते हो तो एक तो ये उठा लो, और दूसरा देखो किससे निकाल सकते हो, आपको गिवन क्या है? Volume. वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो ये उठा लो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, N अपॉन Na इज इक्वल टू V मिलीलीटर अपॉन 22400। तो इजीली सोल्व हो जाएगा आपका। करो जरा आप, अब करो, देखो देखते हैं कि कौन आंसर पहले देता है।
Sir, 3 into 10 raised to 23. 3 इंटू 10⁻26। और बताओ बेटा, और देखो कई सारे जो बच्चे हैं वो बोलते नहीं है। देखो Sir, 23. 23। ये अमित है, ये अनामता है, क्या नाम है? अनामता है ये बेटा, क्या नाम है? शहीद, शहीद है, क्या है? आयुष है, चहल है, हर्षिता है, बाकी चुपचाप आप बैठे रहते हो, ऐसे नहीं होगा बेटा। सर अभी बोलना निकला चाहते हो नहीं बोला इसलिए। करो। हाँ, कितना आ रहा है आयुष? सर अभी निकला नहीं इसलिए नहीं बोला। और भी है, करुणा है, इशिता है, प्रखर की जो आईडी है उससे मुझे लग रहे हैं कुछ नाम पता लग रहे हैं। तो बाकी बेटा कुछ जो है आप बोल नहीं रहे हो, बोला Sir, करो। हाँ, sir, 24 है सर, 23 नहीं। 24 था, 23 नहीं था, चेक कर लेते हैं। सॉरी सर। बाकी बोला करो बेटा, सिर्फ देखते रहने से थोड़ी ना, कोई भजन कीर्तन थोड़ी है बस सुनते रहेंगे, बस बूढ़ों की तरह बस ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ताली बजाते रहेंगे, दिमाग में कुछ नहीं, बस बार बार देख के फिर क्या फायदा, फिर मजा नहीं है ना उस। तो देखो, हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ N2 गैस इन इट्स 11.2 मिलीलीटर वॉल्यूम एट NTP। तो N अपॉन Na वाला फार्मूला लगाया हमने, क्योंकि नंबर निकालना है आपको। N अपॉन Na इधर आपके पास वॉल्यूम है 22400 है। अब N जो मोलिक्यूल है नाइट्रोजन का, ये कैलकुलेट करना चाहते हो, एक बार Na की फॉर्म में कर लो। Na इधर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा था 11.2 2240, ये जा रहा है 11। तो इसको एक काम करते हैं अपने, N अपॉन Na अलग कर देते हैं, 112 अलग कर देते हैं, 224 अलग कर देते हैं, 10⁻³ अलग कर देते हैं, है ना। तो ये कितना चला जाएगा 2 पर। तो N अपॉन Na 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁴ ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। ये अभी Na के फॉर्म में है। अभी आपको क्या चाहिए, उसने बोला है अगर मोल चाहिए होते तो यहीं रुक जाते बेटा, लेकिन मोल से वो आगे नंबर पूछ रहा है, तो Na वाला मल्टीप्लाई और कर देते हैं। N अपॉन Na आ गया, अब यूज कर लो बेटा। N अपॉन Na आया अपना 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो N इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ Na की वैल्यू रख दो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 6.02 अप्रोक्सीमेट 10⁻23। 6 5 30 ये हो जाएगा। और इधर देख लो बेटा कितना आ रहा है, 10 23 है तो 19 ये रहेगा। तो कितना आंसर आ गया देखो आपका, 3 इंटू 10⁻20। 3 इंटू 10⁻20 देखो किसका सही आया, किसका सही आया था बेटा। सर मेरा 3.0 हाँ बना। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फार्मूला भी आते हुए कुछ गलती हो सकती है अपने से। वो क्या गलती होती है, कैलकुलेशन की, पॉइंट्स की, ओके सर। तो वो भी बेटा अपने को देखनी है। तो N अपॉन N ने V मिलीलीटर में ले लिया, तो NTP पर हमने उसको ऐसे बना लिया। चले बेटा आगे, आगे चलें। यस सर। यस सर। देखो मैं एक क्वेश्चन और अभी इसी तरह का देता हूं, आप पूछेंगे, मैं अभी नाम लेके पूछूंगा, सभी करेंगे उसको। व्हाट इज द weight of what is the weight of 5.6 liter CO2 gas at NTP? What is the weight of 5.6 liter CO2 gas at NTP? बताओ बेटा, कौन बताएगा? शिव कुमार, शिव, शिवा शिवा शिवा, यस सुन सर। रहे हो बेटा यस मेरी सर। आवाज? यस सर। हाँ बेटा बताओ कैसे करेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे इस पर? सर N अपॉन Na इज इक्वल VL 22.4। N अपॉन Na, एक बार सोच लो बेटा, N क्यों निकाल रहे हैं, निकालना क्या है जरा देखो।
सर एनटीपी सर वेट अपॉन वेट निकाल रहे हैं। हाँ बेटा वेट चेक करो, देखो वेट निकाल रहे हो आप, नंबर नहीं सर निकाल रहे आंसर इसका, 11। वेट निकाल रहे हो। क्या फार्मूला यूज करोगे बताओ बेटा शिवा। अब सर एक सेकेंड। सर डब्ल्यू अपॉन एम डैश। हाँ बेटा W अपॉन एम डैश इज इक्वल टू, क्योंकि वेट निकालना है तो मोल का वेट वाला फार्मूला लगाएंगे। W अपॉन एम डैश इज इक्वल टू क्या रखोगे, जो आपने बताया था वो सही बताया था, इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाई लीटर में है तो 22.4। 22.4 आप कैलकुलेट करो बेटा, इसको कैलकुलेट करके निकालो। चहल सर 11। 11 ग्राम। सर 11। यस सर 11 करुणा ने आंसर दिया 11। चहल चहल तुम्हारा आंसर नहीं आया। चहल सुन रहे हो मुझे? हाँ क्या आंसर आंसर निकाला बेटा? सर निकाल के होंगे। कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करके बताओ। 11 करुणा ग्राम। तुम्हारा, इशिता तुम्हारा भी 11 आ रहा है, करुणा Yes, sir. तुम्हारा भी 11 है। सर मेरा भी। यस सर। सही 11 है। अभी अक्षित तुमने 9 बताया था ना अभी। सही 11 बताया था, 11 ग्राम। 11 ग्राम। हर्षिता सर 11। 11। प्रेम प्रसाद सर 11। 11। देखो बेटा सिंपल है, बस फार्मूला ही तो यूज करना है। भाई आप तो पहले बेसिकली पूरा फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल नंबर से निकाल सकते हो। नंबर से कैसे निकाल सकते हो, N अपॉन Na। फिर वेट से भी निकाल सकते हो, वेट अपॉन फार्मूला वेट। फिर आप किससे निकाल सकते हो, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो। अगर एनटीपी पे वॉल्यूम है लीटर में है तो 22.4, मिलीलीटर में तो 2240 लगा देंगे। लेकिन इस बार हमारे पास जो जो चीजें थी वो उठाएंगे हम। देखो एक तो 5.6 लीटर है तो ये फार्मूला उठ गया मोल का, और वेट निकालना है तो ये वाला फार्मूला उठ गया। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे इस बार। W अपॉन एम डैश इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर में। तो वेट कैलकुलेट करना है। अब मोलर मास CO2 का निकाला था अभी 44 ग्राम में आता है ये, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास, दिया हुआ था 5.6 डिवाइड बाई 11.2, तो ये आपका आ गया 4 और ये आ गया 11। बिल्कुल सही है बेटा, 11 ग्राम। कर लोगे बेटा ऐसे प्रॉब्लम? ऐसी में अगर कल बीच में लाऊंगा तो कैलकुलेट कर लोगे ना मोल वेट वगैरह लाऊंगा तो? यस सर यस सर। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अभी ऊपर मैंने वैल्यू रखी थी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो वो कैसे कैलकुलेट किया मैंने। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? R। आर कैपिटल। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? PV is equal to nRT। PV इज इक्वल टू एनआरटी। PV इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अपने क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा? PV अपॉन RT। एनटी। आर तो निकालना है ना अपने को, आर तो निकालना है, तो PV अपॉन एनटी। सपोज एनटीपी पर ले लेते हैं, सपोज वो तो कोई भी कंडीशन ले सकते हो, सपोज एनटीपी लेते हैं। सपोज वी हैव 1 मोल गैस एट एनटीपी एंड बिहेव आइडियली। आइडियली बिहेव कर रही है मतलब इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो बेटा एनटीपी का मतलब क्लियर करो पहले। एनटीपी का मतलब क्या था? टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना। एनटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना था बेटा? 180 0 डिग्री। 1 0 atm। डिग्री। टेम्परेचर टेम्परेचर बेटा कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, और या केल्विन में रखेंगे तो 273 273 केल्विन, तो हम केल्विन में यूज करते हैं सपोज। अच्छा प्रेशर कितना था हमारे पास एनटीपी पर? 1 atm। 180। ये भी चलो क्लियर हो गया, 1 atm भी प्रेशर आ गया। ये नंबर ऑफ मोल कितना है देखो, 1 हो गया। 1 हो गया। अब रह गया वॉल्यूम। तो अभी एक चीज और भी तो बताई थी मैंने आपको,
कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी कितना बताया था बेटा, एनटीपी हो और 1 मोल गैस हो तो अभी कितना बताया था, 22.4 4 लीटर। लीटर, लीटर। इतना वॉल्यूम भी हो गया। तो ये सारे वैल्यू आगे तो रख देते हैं। देखो आर प्रेशर रखो आप, प्रेशर 1 एटीएम, वॉल्यूम रखो, वॉल्यूम 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल रखो 1 मोल, टेम्परेचर आपने रखा है 273 केल्विन। इस सारे को सोल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। तो यूनिवर्सल की इसलिए एटमोस्फेयर लीटर में अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे एटमोस्फेयर लीटर में तो पर केल्विन पर मोल आ जाएगी। अब इधर देखो 1 एटीएम लीटर को कन्वर्ट कर देते हैं एसआई यूनिट में, 1 एटीएम लीटर, तो 1 एटीएम लीटर 1 एटीएम में पास्कल कितना था, 1.013 10⁵ पास्कल, और 1 लीटर मीटर क्यूब एसआई में कर रहे हैं तो मीटर क्यूब कितना होगा बेटा, 10⁻³ मीटर क्यूब, अभी बताया था मैंने, बताया था आपको 1 एटीएम इज इक्वल टू पास्कल में होता है 1.013 10⁵ पास्कल, और 1 लीटर इज इक्वल टू बताया था 10⁻³ मीटर क्यूब। देखो उन बेसिक्स का कहाँ यूज आएगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये -3 ये +4 तो कितना हो गया देखो 1.03 इंटू 10⁻² पास्कल मीटर क्यूब, तो 1.03 को करेंगे तो ओवरऑल तो 103 आ गया ना पास्कल मीटर क्यूब। तो देखो एक अब इजी वे में याद रखना, आप एटीएम लीटर को हटाना हो पास्कल मीटर क्यूब लगाना हो तो कितना लगाएंगे, देखो 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास आ रहा है, 103 पास्कल मीटर क्यूब। तो जब भी आपको ये हटाना हो, दूसरी यूनिट में आंसर निकालना हो तो आपको एटमोस्फेयर लीटर हटाना हो तो एटमोस्फेयर लीटर की जगह कितना रखोगे, इजी वे में याद रहेगा ना, ये वैल्यू ऐसा है 1 एटीएम लीटर कितना रखोगे 103 पास्कल मीटर क्यूब। तो देखो आर की वैल्यू 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर की जगह मैंने रख दिया सपोज 103 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो ये मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि 1 पास्कल मीटर क्यूब ही जूल होता है, 1 जूल के बराबर होता है, 1 पास्कल मीटर क्यूब ही जूल है। तो ये हटा के आप जूल भी लिख सकते हो। तो आर की वैल्यू अगर जूल में निकालनी है तो फिर देखो कितना आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू। फिर देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने एनर्जी वाला कंसेप्ट बताया था, जूल में कैलोरी बताई थी, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना था आपके पास 418 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1/4.18 कैलोरी। तो आर की वैल्यू अगर कैलोरी में रखना चाहूंगा तो आर इज इक्वल टू 8.314, इस जूल की जगह कैलोरी रख दो तो 1/4.18 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स इक्वल तो आएगा इक्वेट 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या 1.98 है, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो लंबी लंबी कैलकुलेशन होंगी तो 1.98 को आप अप्रोक्सीमेट 2 ले सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो आप जरा एक बार रिपीट कर दो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि यूज होने वाला है जब नेक्स्ट क्लास में होगा तो इसका यूज करूंगा मैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट बताओ एटमोस्फेयर लीटर में क्या आएगा, 0.0821 ATM लीटर केल्विन मीटर पर केल्विन पर मोल। पर मोल। एसआई यूनिट पूछेगा तो आर की वैल्यू एसआई यूनिट में कितनी दोगे, 0.0821 इंटू 10⁻³ पास्कल क्यूब पर केल्विन पर 10 मोल। पावर 3 है बेटा, 103 था ना वो, 103 ये दोगे सीधा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ सीधा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और कैलोरी में लिखना हो तो बहुत इजी वैल्यू है कैलोरी में, तो आर की देखो क्या वैल्यू आएगी कैलोरी में 1.98 2 के 1.98 कैलोरी। में 2 लिख सकते हो बेटा, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो कल मैं
जो वर्क एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो उस जगह कुछ जगह मैं यूज करूंगा, तो इसको अच्छे से तैयार करके आना। कल मतलब जिस दिन भी मेरी क्लास आएगी, कल तो नहीं है ना आपका क्लास मेरा, तो जब भी मेरा क्लास आएगा तो याद करके आना है बेटा। क्या क्या याद करके आना है जो आज बताया है मैंने अच्छे से, क्या करके आना है आपको? एक करके आना है बेटा, मोल कैसे निकालोगे और किस किस से निकालोगे, और एक जो है आर की वैल्यूज अच्छे से करके आनी है आपको, आइडियल गैस इक्वेशन में आर का वैल्यू। रिपीट करो क्या क्या करके आओगे तैयार, उससे क्या है फिर चैप्टर इजीली समझ आएगा। ऐसे ऐसे मत आ जाना कि मैं बाद में देख लूंगा, बाद में याद कर लूंगा, फिर चैप्टर में मुश्किल आएगी नहीं। रिपीट करो क्या क्या पढ़ के आओगे बेटा। मोल्स सर, की मोल कैलकुलेशन, मेल की कैलकुलेशन किस किस से? वेट, Number, weight, volume. हाँ, नंबर, वेट एंड वॉल्यूम सिंपली। और दूसरा क्या पढ़ के आओगे अच्छे से? R की value. आर की वैल्यू, आर की वैल्यू। आर क्या चीज है? Universal यूनिवर्सल gas गैस constant. गैस कांस्टेंट है, तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू है, वो अच्छे से करके आना। ठीक है बेटा, ओके सर, Okay, sir. ओके, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, Thank थैंक यू सर। बाय बेटा।